देखो, कल अपन वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे। लास्ट में अपन ने वेक्टर एडिशन की बात की थी, है ना। उसी के देखो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं अपन, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। अपने लिए सुपर इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर्स को ऐड करना। जैसे देखो, मान लो इस तरह से तुम्हें दे रखा है कि मान लो ये एक ब्लॉक हो गया तुम्हारा, है ना। और मान लो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ऐसे, मान लो अपन ने कितना फोर्स लगा रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है जो वर्टिकल के साथ में, और एक फोर्स ऐसे लगा रखा है, देखो ऐसे 4 न्यूटन का। ठीक है, और ये जो एंगल है अपना, ये किसके बराबर है? 37 डिग्री के बराबर है ना। इन दो वेक्टर्स को मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। इन दो वेक्टर्स को मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इन वेक्टर्स को मेरे को ऐड करना है। 10 न्यूटन 4 न्यूटन, इनके बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री। मान लो इसको कंसिडर कर लो तुम F1 और इसको कंसिडर कर लो तुम F2। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें कैसे ऐड करना बताया था, तुम्हें कंपोनेंट्स करने आने चाहिए, मेन बात ये है। तो देखो पहले अपन F1 के लिए देख लेते हैं। F1 के लिए अगर तुम देखोगे तो देखो ये तुम्हारी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई, है ना। और ये तुम्हारा F1 हो गया, देखो ऐसे। और ये वाला जो F1 है तुम्हारा, ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो F1 कितना है तुम्हारा? 10 न्यूटन है। तो अगर F1 का कंपोनेंट देखोगे तुम ऊपर, तो 10 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, है ना। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा तुम्हारा 8, और इधर आएगा 10 sin 37। इधर 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5 इज 8, 10 sin 37 इधर कितना आएगा? 6 आएगा। ये F1 है तुम्हारा, है ना। तो अगर F1 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो F1 को देखो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? 6i कैप प्लस 8j कैप, ऐसे F1 को वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा। अच्छा, F2 जो है तुम्हारा वो तो ऑलरेडी y एक्सिस के अलोंग है, तो F2 के कंपोनेंट्स करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। F2 को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि F2 की जो वैल्यू होगी तुम्हारी, वो किसके बराबर होगी? 4j कैप के बराबर होगी। बेसिकली अपन सारे फोर्सेस को i कैप और j कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अब अपना जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगी। तो दोनों को ऐड कर दो, देखो ये 4 है और ये 6 है, सॉरी ये 4 है और ये 8 है। तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, सिंपल बिल्कुल स्केलर की तरह ऐड करना है। तो देखो यहाँ 6 आई कैप है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आई कैप, और देखो 4 जे कैप और 8 जे कैप, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 12 जे कैप। ये तुम्हारा एफ नेट वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? एफ नेट हो गया। अगर एफ नेट को बनाना चाहूं देखो मैं, तो एफ नेट को कैसे बनाऊंगा? देखो एफ नेट को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तो एफ नेट को अगर तुम देखोगे तो एफ नेट का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? देखो 6 है, और एफ नेट का वाई एक्सिस के अलोंग कितना है? 12 है। तो एफ नेट जो आ रहा है तुम्हारा, देखो एफ नेट ऐसे आ रहा है बीच में कहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग 6 है इसका, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना है? 12 है। तो जो तुम्हारा एफ नेट आएगा वो ऐसा आएगा, देखो ऐसे, ये तुम्हारा एफ नेट होगा। ठीक है, और अगर एफ नेट का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे इसे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट 180। ऐसे सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। और एंगल भी निकाल सकते हो तुम, है ना। अगर मैं तुमसे ये थीटा पूछ लूं कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे लिखोगे तुम? टेन थीटा परपेंडिकुलर देखो कितना है?
12 है और एक्स एक्सिस पे कितना है 6, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 12/6, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो थीटा को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 2, थीटा इज tan इनवर्स 2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो ऐसे सबको करना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। देखो और कुछ सवाल करते हैं अपन, और क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। जैसे मान लो वही अपना एक ब्लॉक हो गया, है ना। इस ब्लॉक पे एक फोर्स मैंने लगा रखा है 10 न्यूटन का, ऐसे एक फोर्स ब्लॉक पे मैंने 10 न्यूटन का ऐसे लगा रखा है, और ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो ये है अपना, ये कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F1, इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने, मान लो ये फोर्स जो है वो भी 10 न्यूटन का ही है, और इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F2। अपने को F1 और F2 का रिजल्टेंट पता करना है। देखो F1 और F2 का रिजल्टेंट, तो पहले क्या करते हैं, देखो अपन F1 को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। पहले अपन F1 को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो कैसे करोगे, ये वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई तुम्हारी। अब F1 को आई कैप और जी कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा F1 है, देखो, है ना, ये F1 हो गया तुम्हारा। और अगर F1 को तुम ध्यान से देखोगे तो ये 10 है, तो इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 sin 37, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ, और ये तो तुम्हारे F1 के कंपोनेंट्स हो गए। तो अगर F1 को मैं आई कैप और जी कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो F1 वेक्टर क्या हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये F1 वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा। वैसे ही F2 वेक्टर कैसे लिखोगे, देखो F2 को अपन आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो अगर F2 को ध्यान से देखोगे तुम, तो F2 इस तरह से है तुम्हारा, ये, और अगर तुम F2 को देखोगे तो F2 हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर F2 को देखोगे तो F2 के जो कंपोनेंट्स होंगे, देखो इधर ध्यान से देखना, F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है 10 न्यूटन का है, तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 53, तो 10 cos 53 कितना हो जाएगा अपना 10 cos 53, इधर आएगा देखो 10 cos 53, 10 cos 53 मतलब 10 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इधर जो कंपोनेंट होगा y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इसका हो जाएगा 10 sin 53, देखो ऐसे, है ना। ये देखो ये 10 है, तो इधर 10 cos 53, इधर 10 sin 53, तो 10 इंटू 4/5 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर F2 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, देखो F2 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F2 को कैसे लिखूंगा -6 आई कैप -8 जे कैप, -6 आई कैप -8 जे कैप। अगर एफ नेट की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, देखो एफ नेट कितना आता है, एफ नेट आएगा तुम्हारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करोगे तो देखो क्या आएगा 8 आई कैप -6 आई कैप, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप, और 6 जे कैप -8 जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा -2 जे कैप आ जाएगा। तो अगर एफ नेट को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, देखना ध्यान से अच्छे से, एफ नेट को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो देखो कैसा आता है एफ नेट, अगर तुम देखोगे एफ नेट एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 2 आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग
नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 जे कैप है, तो देखो ऐसा आएगा ये, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना ये, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना आएगा, 2 आई कैप आएगा, है ना 2, और जो तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग भी कितना आएगा 2। तो जो तुम्हारा एफ नेट आएगा वो देखो कैसा आएगा, ऐसे कुछ ऐसे आएगा एफ नेट, बिल्कुल बीच में इस तरह से। और कितना एंगल बनाएगा देखो एफ नेट, अगर ध्यान से देखोगे तुम 45 डिग्री का एंगल होगा ये, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो रिजल्टेंट एकदम किधर आएगा, बीच में आएगा। अच्छा पहले बताओ मुझे चैट के अंदर ये वेक्टर्स ऐड करना आया कि थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से सबको, और आगे बढ़ते हैं नहीं तो फिर बताओ सबको। सिमरन, जतिन, पूजा, प्रज्ञा, रिचा, चलो और सवाल करते हैं, देखो और क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। देखो एक दो सवाल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है एक, वही मान लो चलो ब्लॉक हो गया अपना, है ना, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 5√2 न्यूटन का, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। और दूसरा फोर्स जो है वो मान लो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना। और वही दो फोर्सेस हो गए, ये F1 हो गया मान लो, और ये F2 हो गया। अब तुम्हें F1 और F2 का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। F1 F2 का रिजल्टेंट कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। देखो वही बात, बिल्कुल वही प्रोसीजर अपना, पहले F1 के कंपोनेंट्स कर लेते हैं अपन आई कैप और जे कैप की टर्म्स में। तो अगर F1 के कंपोनेंट्स देखोगे आई कैप और जे कैप की टर्म्स में, तो देखो ये 5√2 है, तो इधर 5√2 cos 45 मतलब 5√2 इंटू 1/√2, तो इधर कितना आ जाएगा देखो, इधर आ जाएगा आपके पास में ये तो पहले आपका देखो, ये आपका F1 है ऐसे देखो, ठीक है 5√2, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो अगर आप देखोगे तो 5√2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा 5 cos 45 इज 5, और वैसे ही इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा यहां पर ये 5√2 sin 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो F1 को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में देखो कैसे लिखेंगे अपन, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। वैसे देखो F2 के लिए बना लेते हैं अपन, देखो अच्छे से ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ये तुम्हारा F2 रहा, और F2 अगर तुम देखोगे तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन है। कितना एंगल बना रहा है ये, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 10 हो गया, इधर 10 cos 37, 10 cos 37, तो इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 10 sin 37, 10 इंटू 3/5, तो ये 6 आ जाएगा। तो F2 वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, F2 वेक्टर को लिखा जाएगा -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो एफ नेट जो होगा आपका, एफ नेट वो क्या होगा आपके पास में, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। तो एफ नेट निकालोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो -3 आई कैप प्लस 11 जे कैप, -3 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो देखो इसके लिए भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, देखो अच्छे से,
क्या हो जाएगा देखो, -3 i कैप, मतलब इधर कितना है देखो, इधर है 3, इधर 3 है और 11 j कैप, y एक्सिस के अलोंग 11, तो जो एफ नेट आएगा तुम्हारा वो देखो कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा देखो, ये एफ नेट आ जाएगा तुम्हारा। और एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट ऑफ 130। ऐसे सॉल्व करके तुम एफ नेट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो सबको समझ में आया कि अच्छे से वेक्टर एडिशन। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेसिकली देखो जिस तरह से ये अपन ने वेक्टर एडिशन किया उसी के हिसाब से क्या बना दिए गए, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए, है ना। तो वो रूल्स जो है वो कुछ अलग बात नहीं कहते हैं, बिल्कुल वही बात कहते हैं जो अपन ने अभी नॉर्मल तरीके से सीखी। अभी अपन ने एक जनरल तरीके से वेक्टर्स को क्या किया, ऐड किया, तो वही चीज अपने को रूल्स भी सिखाते हैं। देखो तो देखो अपन कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। पहले रूल की अपन बात करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। देखो अब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है अपने को। देखो पहले अपन जनरल तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट निकालते हैं, फिर मैं आपको रूल का स्टेटमेंट और रूल के स्टेटमेंट से जो रिजल्ट आता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो पहले अच्छे से ध्यान से देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या एक वेक्टर है ऐसे, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया ऐसे, है ना, ए वेक्टर हो गया। और ए वेक्टर जो है वो मान लो किसके बराबर है, ए आई कैप के बराबर है। ए वेक्टर किसके बराबर है, ए आई कैप के बराबर है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया। और मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, है ना। और बी वेक्टर जो है वो ऐसे है, देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे दो वेक्टर्स हैं अपने पास। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो किसके बराबर है, बी के बराबर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर है ना। स्मॉल बी ले लेते हैं चलो इसको, ठीक है। अच्छा अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी के बराबर। अब देखो ए वेक्टर को अपन ने आई कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे देखो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं आई कैप और जे कैप की टर्म्स में। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो ये वाली जो लेंथ होगी तुम्हारी, ये वाली यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी तुम्हारी वो किसके बराबर होगी, देखो बी कॉस थीटा के बराबर होगी। और ये वाली लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये किसके बराबर होगी, बी साइन थीटा के बराबर होगी। ये लेंथ होगी तुम्हारी बी कॉस थीटा के बराबर, ये लेंथ जो होगी तुम्हारी वो बी साइन थीटा के बराबर होगी। तो बी वेक्टर को देखो कैसे लिखा जाएगा, बी वेक्टर को लिखा जाएगा बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। अभी मैं सब कुछ तुम्हें नॉर्मल तरीके से ही समझा रहा हूं, अभी ट्राइंगल लॉ की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, है ना। अभी तो सब कुछ नॉर्मल जनरल तरीके से अपन सीख रहे हैं जैसा अपन ने पिछले सेक्शन में सीखा था। तो बी वेक्टर की वैल्यू बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। अब मैं करता हूं देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो कौन सा वेक्टर है, अपना सी वेक्टर है ना। और सी वेक्टर की वैल्यू मान लो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। तो सी वेक्टर कैसे लिखोगे तुम, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए को बी के साथ जोड़ो देखो, है ना। ये स्मॉल लिख देता हूं मैं,
कॉस थीटा और बी साइन थीटा। देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। देखो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ोगे, कैसे लिखोगे? देखो ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप, और क्या आएगा? देखो बी साइन थीटा जे कैप। ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, है ना? अच्छा, अब देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो कैसा आएगा, ऐसे आएगा। देखो देखो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना? तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो किसके बराबर आएगा अगर तुम सॉल्व करोगे तो? ये आएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम देखोगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो देखो क्या आता है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? तो तुम्हारे सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना? और अगर सी वेक्टर को मैं बनाऊं, देखना समझना, देखो सी वेक्टर आया कैसा? देखो ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो अगर मैं सी वेक्टर को बनाऊं तो देखो सी वेक्टर को वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? देखो अच्छे से, देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो देखो ये क्या आ गया तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? और वाई एक्सिस के अलोंग कितना? देखो वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग है बी साइन थीटा, ऐसे बी साइन थीटा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तुम्हारा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तुम्हारा, ये इन दोनों का ही रिजल्टेंट तुम्हारा कौन है? सी वेक्टर है। इन दोनों का ही रिजल्टेंट कौन है तुम्हारा? सी वेक्टर है। देखो ऐसे, ये तुम्हारा सी वेक्टर है। और मान लो जो सी वेक्टर है तुम्हारा, वो मान लो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। सी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर इस ट्राइंगल में देखोगे तुम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुम देखोगे तो टेन अल्फा की जो वैल्यू आती है तुम्हारी, टेन अल्फा की जो वैल्यू आएगी राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे तो टेन अल्फा की वैल्यू देखो क्या आती है। अगर तुम देखोगे टेन अल्फा आएगा प्रिपेंडिकुलर बाय बेस। प्रिपेंडिकुलर अगर तुम देखोगे तो प्रिपेंडिकुलर देखो कितना है? बी साइन थीटा। बेस क्या है? बेस है तुम्हारे पास में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, है ना? ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी? टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। कि टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से अपन ने टेन अल्फा कैलकुलेट किया, है ना? अब देखो बात समझो, इतनी बात सबको समझ में आई? बिल्कुल जनरल मेथड से अपन ने किया है, कोई नया तरीका अपन ने इसमें यूज नहीं किया है, सब कुछ जनरल मेथड से कर रहे हैं। अब देखो बात और समझो तुम, तो अपने को देखो क्या रटना है, समझना बात को। अब रटने वाली बात करते हैं थोड़ी अपन। अपने को क्या रटना है? देखो अपने को ये रटना है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर्स हैं, ऐसे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है,
वो किसके बराबर होता है? देखो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेसिकली ये तुम्हें याद करना है। तो अब एक बात तुम समझो, अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे दो वेक्टर्स दे दूं, देखो ये देखो, मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दो वेक्टर्स दे दिए, मान लो मैं तुम्हें ऐसे कह दूं कि ऐसे दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो अब तुम्हें इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इनके कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अब इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, और इनके मैग्नीट्यूड्स है 3 और 4। तो कैसे लिखोगे? देखो तुम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 60, ऐसे लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 9 और 16 25 प्लस 6 24 cos 60, cos 60 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 12। तो अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? रूट 37 आ जाएगा। बेसिकली ट्राइंगल लॉ ने क्या किया, जो बेसिकली यही ट्राइंगल लॉ है। अभी मैं आपको इसका स्टेटमेंट भी समझा दूंगा, उसमें भी कोई अलग बात नहीं है। बेसिकली आप देखो, अपन ने पहले जो वेक्टर्स को अपन ऐड कर रहे थे वो कंपोनेंट्स करके ऐड कर रहे थे, तो जनरल तरीका वही था वेक्टर को ऐड करने का। लेकिन अब अपन ने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया? डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो अब हमें उनके कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। सीधा फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली ट्राइंगल लॉ ने इसी चीज को क्या कर दिया? शॉर्ट में बता दिया अपने को। ठीक है ना? अब देखो, अब बात को समझना, और अब कुछ रूल्स, कुछ जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं। देखो अपन कुछ स्टेटमेंट वाले बात कर लेते हैं, बाकी वो कोई नई बात नहीं है, आपको ऐसा ही लगेगा कि पढ़ चुके हो बातें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है, समझना। बात तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसने ये बोलता है, ये रूल हमें ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को, ये जो दो वेक्टर्स थे अपने पास, देखो ऐसे दो वेक्टर्स लिए थे मैंने, अगर तुम्हें ध्यान हो पिछले सेक्शन में मैंने इस तरह से दो वेक्टर्स लिए थे, है ना, और उनके बीच में ये वाला एंगल जो था वो कितना था? थीटा था। ये तुम्हारा क्या था? ए वेक्टर था, और ये तुम्हारा क्या था? बी वेक्टर था, और उनके बीच का एंगल कितना था? थीटा था। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को अपन पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दें, अगर दो वेक्टर्स को अपन पैरेललोग्राम की दो साइड से क्या कर दें? रिप्रेजेंट कर दें, तो इनका जो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर दो वेक्टर्स को ऐसे पैरेललोग्राम की दो साइड से अपन रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम बनाया देखो मैंने, और मैं इनकी डायगोनल बनाऊं, देखो इनकी डायगोनल बनाऊं ऐसे, ये अगर मैं इनकी डायगोनल बनाऊं ऐसे, दो वेक्टर्स को तो पैरेललोग्राम की दो साइड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और मैं क्या बनाऊं? इनकी डायगोनल बनाऊं। तो इनकी डायगोनल जो है वो इनके रिजल्टेंट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। इनकी डायगोनल जो है वो इनके रिजल्टेंट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है।
ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करूं तो इनकी जो डायगोनल है वो इनके रिजल्टेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ ना बात को अच्छे से। देखो अच्छा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। देखो ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अगर ये बी है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, बी होगा, है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। देखो ऐसे, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बी है, ये थीटा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लेंथ होगी तुम्हारी, ये वाली यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी तुम्हारी, ये किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी, बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। ये लेंथ तुम्हारी बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, और ये लेंथ जो है तुम्हारी, ये वाली, ये बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। ये बी है, ये वाली लेंथ बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, ये वाली लेंथ बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल ओ ए बी को, अब केवल इस ट्राइंगल ओ ए बी को देखो। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हो, देखो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हो तुम, राइट एंगल ट्राइंगल में तुम लिख सकते हो कि ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। तो ओबी किसके बराबर है, देखो ओबी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ओबी की लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई, ए प्लस बी कॉस थीटा हो गई। ये तो हो गई तुम्हारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, और ए बी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, बी साइन थीटा। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम देखोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये ओए क्या है तुम्हारा, ओए की लेंथ रिजल्टेंट ही तो है, सी स्क्वायर ही तो है ये। तो अगर सी की वैल्यू निकालोगे तुम तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तुम्हारे पास में सी वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ऐसे, है ना। ऐसे ध्यान रखना है, देखो तुम्हें, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा सी वेक्टर का, सी बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने पिछले में भी देखो यही एक्सप्रेशन निकाला था। अगर जब मैंने तुम्हें जनरल मेथड से करवाया था कि इस तरह से अपने पास ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो भी अपन ने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या निकाला था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा एक चीज और देखो तुम, जो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर था, ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर था सी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ में या ए वेक्टर के साथ में, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर था वो ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। ए वेक्टर इधर था ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं बोल सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला एंगल है अल्फा, ये किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जब तुमने ए वेक्टर के साथ में एंगल निकाला था तो टेन अल्फा की वैल्यू ये आई थी। वैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां पे भी अगर रिजल्टेंट वेक्टर, देखो रिजल्टेंट वेक्टर ये सी वेक्टर है, इसका एंगल अगर अपन ए वेक्टर के साथ कैलकुलेट करें, ये वाला एंगल अल्फा अपन कैलकुलेट करें,
तो तुम ट्राइंगल ओ ए बी में देखो, तो ट्राइंगल ओ ए बी में अगर तुम देखोगे तो टेन अल्फा की जो वैल्यू आती है, टेन अल्फा ओ ए बी में टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, और बेस क्या है, बेस है तुम्हारे पास में a प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा की जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो तुमने पीछे कैलकुलेट की थी, है ना, कोई नई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वही वैल्यू है जो तुमने पीछे कैलकुलेट की थी। बेसिकली यही लॉ जो है तुम्हारा, वो कौन सा लॉ कहलाता है, पैरेलियोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। यही अपना पैरेलियोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो चीजों में क्लैरिटी रहनी चाहिए तुम्हें, है ना, कि ये जो लॉ है अपना वो कौन सा लॉ कहलाता है, अपना पैरेलियोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताओ चैट के अंदर ये जो डेरिवेशन अपन ने किया जनरल मेथड से और पैरेलियोग्राम लॉ से, ये सबको समझ में आया क्या? है ना, तो अपने को ध्यान रखने वाली बात देखो क्या है कि पैरेलियोग्राम लॉ जो है ना वो अपने को कोई नई चीज नहीं बता रहा। आगे अपन ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेलियोग्राम लॉ अपने को कोई नई चीज नहीं बता रहा। अपन ने जनरल मेथड से जो रिजल्ट निकाला था उसी चीज को पैरेलियोग्राम लॉ ने भी बताया। तो अब अपने को अपने वाले लंबे मेथड से करने की जरूरत नहीं है। जहां पर इस वाले मेथड से हमारा क्वेश्चन आसान बन रहा हो तो आपको ये वाला मेथड डायरेक्टली लगा देना है। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें और उनके बीच का एंगल दे दें और आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लें तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैं आपको बोल दूं, ऐसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपको ऐसे बोल दूं, देखो कि जैसे ये वेक्टर है, ये मान लो अपना बी वेक्टर हो गया, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए अपने पास में, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 है, और इनके बीच का एंगल जो है वो मान लो 60 डिग्री है। अब मैं आपसे बोल दूं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल भी कैलकुलेट करो, तो आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूला, रूट ऑफ कैसे लगाओगे, 10 का स्क्वायर 2ab cos 60, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें किसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अगर तुम्हें टेन अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा कैसे निकाल लोगे, तो देखो टेन अल्फा का फॉर्मूला देखो क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आएगा तुम्हारा बीच में कहीं पे, चलो जो भी आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो टेन अल्फा कैसे आएगा तुम्हारे पास में, टेन अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, बी साइन थीटा, बी क्या है देखो 10, तो 10 साइन 60 अपॉन 10 प्लस 10 कॉस 60। ऐसे तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, टेन अल्फा भी कैलकुलेट कर लोगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, चलो बाकी अपन कल पढ़ते हैं फिर, है ना।